वक्त था 30 जुलाई 2010। स्थान है चंडीगढ़ का सेक्टर 38 में बने एक टैक्सी स्टैंड। एक लड़की रोज की तरह अपने घर जाने की कोशिश कर रही थी। रात के 8:30 या लगभग 8:45 हो रहे थे, लेकिन इसी बीच बूंदाबांदी शुरू हो जाती है और बारिश से बचने के लिए लड़की बगल के एक शेड में चली जाती है और इंतजार करती है बारिश बंद हो और मैं फिर अपने घर जाऊं। इसी बीच किसी भारी भरकम चीज से उसके सर पे जोरदार प्रहार होता है और वो वहीं गिर जाती है। अगले दिन उसकी डेड बॉडी पास के एक जंगल में नग्न अवस्था में मिलती है। ठीक इसी तरह से 2008 में हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी घटना हुई थी और ठीक उसी घटना को फिर रिपीट किया गया था 11 जनवरी 2022 को चंडीगढ़ में ही। और इस तरह से लगातार घटनाओं पे घटना करने के बाद जो इसका अपराधी था, जो कातिल था या रेपिस्ट कहें, जो लगातार लड़कियों को शिकार बना रहा था, रेप करने के बाद उनको जान से मार दे रहा था, घटना करने के 14 साल बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। नमस्कार, मैं हूं देवव्रत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ ऑन द वे। दरअसल 30 जुलाई का दिन था। रात के लगभग 8:30 या 8:45 बज रहे थे। वर्ष था 2010। एक लड़की इसी सेक्टर की सेक्टर नंबर 38 के टैक्सी स्टैंड पे अपने स्कूटी से आती है, स्कूटी खड़ी करती है। बारिश की वजह से वो शेड में चली जाती है और बारिश बंद होने का इंतजार करने लगती है कि मैं अपने घर जाऊं। दरअसल वो रोज अपने घर से निकलती है और थोड़ी दूर पे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने के लिए जाती है। अमूमन वो रात के 9 बजे तक अपने घर पहुंच आती है, लेकिन उस दिन रात 10 तक जब अपने घर वो नहीं पहुंची तो उधर पिता लगातार उसके जो भी दोस्त थे, जहां जहां वो जा सकती थी, हर जगह पे लगातार तलाश रहे थे। इधर लड़की जब शेड के नीचे खड़ी होती है तो एक भारी भरकम चीज उसके सर से आके टकराती है और वो वहीं गिर जाती है। उसके बाद से उसको जिसके द्वारा प्रहार किया गया था, जिसने उस पत्थर जैसी चीज से लड़की को मारा था, उसे गोद में उठाता है और पास के ही जंगल में ले जाता है। जंगल में ले जा करके वो एक एक करके उसके शरीर से कपड़े उतारता है और पूरे शरीर पे उसे अपने दांतों से काटता है। उसके बाद उस लड़की के साथ हैवानियत करता है। हैवानियत करने के बाद उसका गला दबा करके उसको मार देता है। लगभग 10 सवा 10 बजे उस लड़की के मोबाइल पे एक फ़ोन की घंटी बजती है, जिसे हत्यारा उठा लेता है और बात भी करता है। लड़की के पिता का फ़ोन था। पिता बोलते हैं, बेटा तुम कहाँ हो? तो ये जवाब देता है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 38 के टैक्सी स्टैंड पे आ जाओ, वहाँ तुम्हारी बेटी की स्कूटी खड़ी मिलेगी। इतना ही कह के वो फ़ोन काटता है और वहाँ से चला जाता है। इधर पिता को जब किसी अजनबी ने उसका फ़ोन उठाया तो वो जल्दी से टैक्सी स्टैंड 38 सेक्टर 38 में पहुंच आते हैं और जहां उनके बेटी की स्कूटी खड़ी मिलती है, उस स्कूटी के पास ढेर सारा ब्लड के निशान भी पड़े हुए थे। पुलिस उनके आने के पहले ही मौके पर पहुंच चुकी थी और लोग चारों तरफ उस लड़की को ढूंढ रहे थे। इधर पिता जंगल की तरफ अपनी बेटी का नाम लेकर के चिल्लाते पुकारते जंगल की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी लड़की नग्न अवस्था में जमीन पे पड़ी हुई मिलती है, खून से लथपथ होकर के। इसके बाद पिता अपनी बेटी को गोद में उठाते हैं और तुरंत पीजीआई लेकर के जाते हैं, जहां ये बताया जाता है कि लड़की बहुत देर पहले ही मर चुकी है। बहरहाल पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसका पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साबित होता है कि पहले उसके सर पे मारा गया है, उसके बाद उसे घसीटते हुए ले जाया गया है, फिर जगह जगह चोट के निशान है, उसके साथ दरिंदगी हुई है, उसके बाद उसका गला दबा करके मार दिया गया है। अब पुलिस के लिए एक चुनौती थी उस हत्यारे को, उस रेपिस्ट को गिरफ्तार करना और उसको जेल भेजना। लेकिन अब पुलिस के आगे एक बड़ी चुनौती थी कि इतने सारे लोगों में कैसे उसको ढूंढा जाए, क्योंकि उस वक्त शाम का टाइम काफ़ी व्यस्त समय रहता है सेक्टर 38 में, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस वाले ने क्या किया, लगभग 500 लोगों का डीएनए सैंपल इकट्ठा किया, ताकि जो भी साक्ष्य वहाँ मौके पर मिले थे वो उनके उस साक्ष्यों के माध्यम से डीएनए रिपोर्ट मैच कराई जा रही थी, ताकि कातिल का पता चल सके। 500 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए, उनका टेस्ट कराया गया, लेकिन किसी का डीएनए उस कातिल से, उस हत्यारे से, उस रेपिस्ट से मैच नहीं हुआ। फिर इन 500 लोगों से नॉर्मल पूछताछ करके छोड़ दी गई। इसके बाद पुलिस ने जो लड़की के दोस्त थे, एक का नाम वितेश था, दूसरे का नाम सचिन था, तीसरे का नाम हितेश और चौथे का नाम सागर था, इन 4 दोस्तों को भी हिरासत में लिया। तमाम इनसे भी पूछताछ किए, लेकिन कुछ पुख्ता सबूत न मिलने के कारण पुलिस ने इनको भी
छोड़ दिया। जब इस मामले को कोर्ट में ले जाया गया तो कोर्ट ने भी कह दिया पुलिस के पास कुछ ठोस सबूत नहीं है, इसलिए इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि इसमें और जांच करके और ठोस सबूत ले करके आए ताकि उस कातिल को, उस रेपिस्ट को कठोर से कठोर सजा दी जा सके। 2 साल 5 साल 10 साल लगभग बीत गए। 12 साल बाद 11 जनवरी 2022 का दिन था, रात लगभग 8 बजे उसी मार्केट में एक पति पत्नी का नाम मनदीप कौर है, मार्केट करने के लिए जाते हैं। एक दुकान से खरीदारी करते हैं। खरीदारी करने के बाद जब उसका बिल आता है तो पैसे कुछ ज़्यादा आ जाते हैं। मनदीप कौर के पति के पास उतने पैसे नहीं थे, तो वो दुकान वाले से बोलते हैं भैया बस मैं यूँ गया और पैसे लेकर के तुरंत आता हूँ। मनदीप कौर के पति तुरंत चले जाते हैं और अपने भतीजे के पास से पैसे लेकर के फिर वापस जब उस दुकान पे पहुंचते हैं तो वहाँ उनकी पत्नी नहीं थी। तो मनदीप कौर के पति को लगा कि हो सकता है पत्नी गुस्सा करके घर चली गई है। जब वो घर जाते हैं पत्नी घर भी नहीं मिलती है। इसके बाद आस पड़ोस जहाँ जहाँ वो जा सकती थी या जितना उनसे हो सकता था हर जगह तलाश किया, अपने रिश्तेदारों के पास फ़ोन किया, लेकिन कहीं से पत्नी का कोई पता नहीं चला। अगले दिन 12 जनवरी को दोपहर के करीब में उसकी लाश यानी मनदीप कौर की लाश ठीक उसी जंगल में मिला जहाँ पे स्नेह लेक नाम का एक मलया थाना क्षेत्र पड़ता है। उसी की मलया थाना के अंदर ही स्नेह लेक पड़ता है। स्नेह लेक के पास के जंगल में मनदीप कौर की डेड बॉडी मिली। ठीक उसी तरह से सर पे चोट, जगह जगह काटने के निशान, दरिंदगी और गला दबा करके हत्या। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और इसकी जांच जब शुरू करती है तो CFSL की जो टीम है उनको लगता है कि ये मामला तो हम पहले ही देख चुके हैं, यानी जो ये केस उनके सामने आया हुआ था इस केस को वो पहले ही स्टडी कर चुके हैं। उस लड़की की जिसकी हत्या 30 जुलाई को रात में कर दी गई थी और उसके साथ हैवानियत हुई थी। फिर 12 साल बाद, उस घटना से 12 साल बाद फिर वही घटना इनके सामने दोबारा रिपीट हो रहा था, यानी हूबहू वही मामला जिस मामले को पहले लोग अध्ययन कर चुके थे, जिसके बारे में जांच कर चुके थे, जिसमें अभी अपराधी पकड़ा नहीं गया था। तुरंत ही पुलिस टीम को लगा कि वही हत्यारा है, वही रेपिस्ट है जिसने पहली घटना को अंजाम दिया था। अगर हम उसको गिरफ्तार कर लिए होते तो शायद वो दूसरी घटना को अंजाम नहीं दे पाता। तत्काल ये टीम SSP कंवरदीप कौर के पास जाती है और उनसे बात करते हैं कि मैडम अगर इनको इस अपराधी को पकड़ा नहीं गया तो ये आगे और भी इस तरह के अपराधों को अंजाम देगा, क्योंकि 2010 में भी इसने इसी तरह की घटना को अंजाम दिया था और फिर पुनः उसने 12 साल बाद भी इस घटना को ठीक हूबहू उसी तरह से अंजाम दिया जैसे पहली घटना को उसने अंजाम दिया था। उसके बाद SSP कंवरदीप कौर ने एक टीम गठित की। टीम में DSP चरणजीत सिंह थे, इंस्पेक्टर जसपाल सिंह थे और SI मोहन कश्यप थे और कांस्टेबल सुनील और विकास, इतने लोगों की एक टीम बनाई गई। अब पुलिस के पास एक चुनौती थी कि 500 लोगों के पहले ही DNA सैंपल लिए जा चुके थे। उन 500 लोगों से किसी की DNA सैंपल मैच नहीं हुई थी, तो अब तो डाउट उन 500 लोगों पे नहीं था। जो भी क्रिमिनल थे या जो भी उस क्षेत्र के छोटे मोटे अपराधी थे उन तमाम लोगों को मिलाकर के 500 लोगों के सैंपल लिए गए थे, लेकिन किसी का DNA रिपोर्ट मैच नहीं किया। अब इसके बाद पुलिस क्या करती है, रेडी वालों को, छोटे मोटे दुकान वालों को, जो शराबी हैं या जो कुंवारे हैं, उस क्षेत्र के ऐसे लोगों को टारगेट करती है और डॉक्टर का भेष बदल करके, पुलिस के रूप में नहीं, ये जो भी टीम थी ये सभी लोग डॉक्टर का रूप धारण करते हैं। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई वार्ड बॉय बन जाता है। इस तरह से एक टीम गठित करते हैं लोग डॉक्टर बन के और घर घर जा करके ब्लड सैंपल लेते हैं, ये कह करके कि यहाँ कैंप लगने वाला है और आप सभी लोगों को ब्लड देना है एक अच्छे कार्य के लिए, इसीलिए आप सभी का सैंपल लिया जा रहा है। सैंपल लेने के दौरान झुग्गी नंबर 16 आता है, सेक्टर 38 में ही झुग्गी नंबर 16 आता है। इस झुग्गी नंबर 16 में मोनू नाम का एक लड़का रहता है जो उस वक्त टॉयलेट में गया हुआ था। उसके घर में उसकी माँ थी। माँ कहती है कि मेरा लड़का अभी टॉयलेट गया है, आता है तो आप लोग बात कर लीजिए। अब उधर पुलिस वाले आधे घंटे तक उसके बाहर निकलने का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनको किसी को मिस नहीं करता था, खास करके इसके उम्र के लड़कों को। ज़्यादा डाउट तो इस उम्र के लड़कों के ऊपर ही था। पुलिस वाले वहाँ बैठ करके डॉक्टर के रूप में इंतजार करते हैं। आधे घंटे बाद जब मोनू टॉयलेट से बाहर निकल के आता है तो वो डॉक्टर्स को देख करके घबरा जाता है, इधर उधर बहाना बनाने लगता है और वहाँ से भागने के फिराक में था। अब पुलिस वालों का डाउट और बढ़ जाता है, चूँकि
डॉक्टर तो थे नहीं, ये थे तो पुलिस वाले, इनको सैंपल लेना ही लेना था किसी हाल में। तो इसको तमाम रूप से बहला फुसला करके सैंपल ले लेते हैं और कहते हैं ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, जहाँ तुम जाना चाह रहे हो जाओ, हम लोग एक कैंप लगवा रहे हैं जिसमें ब्लड डोनेट करना है। इसके बाद अप्रैल 2024 के लास्ट सप्ताह तक वो रिपोर्ट आ जाती है और मोनू का ब्लड सैंपल जो था उसके जो हत्यारा था उसके ब्लड सैंपल से मैच कर जाता है, उसके डीएनए रिपोर्ट मैच कर जाती है। अब पुलिस वाले 1 मई 2024 को मोनू के घर अपनी वर्दी धारण करके, यानी पुलिस के रूप में, पहले वो डॉक्टर के रूप में गए थे, अब वो पुलिस के रूप में उसके घर यानी झुग्गी नंबर 16 पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही मोनू पुलिस वालों को देखता है घबरा जाता है और वो समझ जाता है ये वही लोग हैं जो ब्लड सैंपल ले करके गए थे। मोनू समझ गया कि अब मैं नहीं बचूंगा और पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगी। वो अपनी माँ से कहता है, माँ आखिरी बार मुझे रोटी बना के खिला दो, पता नहीं अब आपके हाथ की रोटी नसीब होगी या नहीं होगी। पुलिस वाले भी सहमत हो जाते हैं और वेट करते हैं जब तक कि वो खाना नहीं खा लेता है। जब वो खाना खा लिया उसके बाद पुलिस वाले उसको ले गए हिरासत में, उसे पूछताछ की तो उसने अपना इन दोनों घटनाओं को कबूल किया कि हाँ, इन दोनों घटनाओं को मैंने ही अंजाम दिया है। अगर पुलिस थोड़ी सी सजगता से पहले मामले में ही काम की होती तो 30 जुलाई 2010 को हुई उस लड़की की हत्या का खुलासा हो गया होता, ये जेल गया होता और शायद मनदीप कौर जैसी महिला के साथ इस तरह की घटना नहीं घटी होती और इस घटना को बचा लिया गया होता। साथ ही साथ जब मोनू को पकड़ा गया तो उसने ये भी कबूल किया कि हिमाचल के चंबा में वो 2008 में भी ठीक हूबहू इसी तरह से एक लड़की के सर पे वार करके उसको जंगल की तरफ ले जा करके शरीर पे दांत से काट करके उससे दरिंदगी की, गला दबा करके हत्या कर दिया, जिसमें इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी लेकिन ठोस सबूत न मिलने के कारण इसको छोड़ दिया गया था। साथ ही साथ हिमाचल में 7 से 8 मुकदमे चैन स्नेचिंग और इस तरह के बलवा वगैरह का धाराओं में इसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत था। इस तरह की घटनाओं को सुनाने का मकसद किसी को डराना, किसी को धमकाना नहीं है, बल्कि लोगों को सचेत करना है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।